Hi dear students, welcome back to our YouTube channel KP Study। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4 इस सारणिक में क्वेश्चन नंबर 17 से। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या दिया गया है इसके बारे में आइए हम देखते हैं और सीखते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक अवयवों के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें प्रत्येक अवयव का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम मतलब जानते हैं कि हमारा ए इन्वर्स होता है। हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस को ए इन्वर्स के रूप में ज्ञात किया है। तो ए इन्वर्स हमने बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से सीखा है। तो ए इन्वर्स को ज्ञात करने में हमें उम्मीद है कि आप लोगों को कोई भी कठिनाई नहीं होगी। लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि ये ब्रैकेट में दिया गया है जिनका अस्तित्व हो। तो जिनका अस्तित्व हो इसलिए हमें ये समझने में दिक्कत होगी कि ए इन्वर्स तो ज्ञात करेंगे लेकिन जिनका अस्तित्व है इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब आइए हम सीख लेते हैं। तो इसका यही मतलब है कि जो ये मैट्रिक्स दिया गया है पहले हम इसको चेंज कर देंगे सारणिक के रूप में। तो यहाँ से पहले इसे सारणिक के रूप में लिखेंगे। अब यहाँ से इसका नामकरण हम जानते हैं कि जो मैट्रिक्स दिया होगा तो उसका नामकरण हम खुद अपने सुविधा के अनुसार कर लेंगे। अब इसे जब सारणिक में चेंज करेंगे तो यहाँ से मान लेते हैं कि जो वैल्यू दी गई ए की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ से ए बराबर मान लिया हमने, इसे अब हम सारणिक के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ से 2 3 5 माइनस का 2, इस तरह से मैंने इसे सारणिक के रूप में लिख दिया। अब जो अस्तित्व होगा तो अस्तित्व का मतलब ये होगा कि जो ए की वैल्यू है तो ए को हमने बनाया क्या, सारणिक। तो यहाँ से जो ए है इसे हम सारणिक के रूप में ही ए को रखेंगे। तो अर्थात ये जो वैल्यू थी ए की वैल्यू थी तो यहाँ पे हमने सारणिक ए रख दिया। अब सारणिक ए की वैल्यू क्या थी तो यहाँ पे हमने वैल्यू को रख दिया। अब यहाँ पे सारणिक ए का मान ज्ञात कर लेंगे। अगर ए का मान 0 न आए तो, अब चाहे प्लस में आए या तो माइनस में आए, लेकिन 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात 0 नहीं आना चाहिए। यदि 0 नहीं आएगा तो ये जो हमारा सारणिक दिया गया है इसका अस्तित्व रहेगा। तो हमें इन्वर्स ज्ञात करना है। अगर 0 आ जाएगा तो इसका अस्तित्व नहीं रहेगा, अर्थात हम ए इन्वर्स ज्ञात नहीं कर सकते। तो आइए यहाँ से सारणिक ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे सारणिक ए बराबर, अब सारणिक को सॉल्व करने का तरीका हमें पता है कि 2 कोटि क्या है तो और भी आसान होता है। तो यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे। ये ध्यान रखना है कि तिर्यक गुणा हमेशा पहले दाहिने तरफ से करेंगे। तो यहाँ दाहिने तरफ से इसमें गुणा करेंगे तो -2 का 2 में तो माइनस का 4, फिर सारणिक में बीच में सिंबल हमारा माइनस होता है तो यहाँ से माइनस लगाएंगे। और ये 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 5 3 15, इस तरह से निकल के आएगा। अब इसे जोड़ देंगे तो दोनों माइनस में है, जुट के चिन्ह माइनस में ही रहेगा। तो -15 और 4 जोड़ेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 19। अब इसे लिख सकते हैं कि 19 डज नॉट इक्वल क्या है 0, अर्थात जो है 19 0 के बराबर नहीं है, अर्थात ये हमारा जो दिया गया है अवयव इसका क्या है, अस्तित्व है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इसका क्या अस्तित्व है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इसका क्या है, अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो यहाँ से हमें ए इन्वर्स ज्ञात करना है। अब यहाँ से इसका अस्तित्व है सारणिक का, जैसा कि हमने सीख लिया। अब यहाँ से हमें ए इन्वर्स ज्ञात करना है। तो ए इन्वर्स ज्ञात करने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ फार्मूले को आप लोगों को बताना चाहते हैं, रिपीट कराना चाहते हैं। तो जो हमारा फार्मूला होता है, ये हमारा फार्मूला क्या होता है, ए इन्वर्स बराबर 1/, सारणी के इनटू यहाँ पे ऊपर एडजॉइंट ए, इतनी वैल्यू हमारी होती है। ए इन्वर्स के लिए फार्मूला हमारा आता है। तो यहाँ से एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए हमें सहखंड या कह सकते हैं कि सहगुणनखंड की आवश्यकता होती है। तो पहले यहाँ से हम सहगुणनखंड या सहखंड ज्ञात करेंगे। तो सहखंड ज्ञात करने का तरीका हमें पता है। तो यहाँ से हम सहखंड ज्ञात करेंगे तो सहखंड को हमेशा कैपिटल से ही लिखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कैपिटल A11। अब A11 का मतलब ये पहला रो पहला कॉलम का कह सकते हैं कि जो दिया गया है ये पहला रो और पहले कॉलम का अब पहला अवयव लेंगे। तो यहाँ से देखिए तो पहला अवयव क्या है हमारा 2। तो इस तरह से 1 का मतलब कि ये वाला हमारा जो पहला लिखा है पहला वाला रो हो गया, ये दूसरा वाला, अगर जो एक दूसरा वाला 1 लिखा है अर्थात कह सकते हैं कि 1 तो ये पहला वाला रो है और ये वाला पहला वाला कॉलम है। तो पहला वाला रो और पहला वाला कॉलम छोड़ देंगे और इसमें पहला वाला अवयव भी लेंगे। तो यहाँ पहला वाला अवयव कितना है हमारा 2 है। तो 2 के सम्मुख इस तरह से रो को छोड़ देंगे और इस तरह से कॉलम को, बचेगा क्या हमारा -2।
तो यहाँ से लिखेंगे माइनस का 2 A11 की वैल्यू। अब इसी तरह से लिखेंगे यहाँ पे A12 यानी पहला रो दूसरा कॉलम, तो ये पहला वाला रो ये दूसरा वाला कॉलम, इस तरह से छूटा तो बचा कितना हमारा 5, तो यहाँ से लिखेंगे 5 इस तरह से। अभी इसमें कुछ हमारा छूट रहा है जिसको हम फिर से रिपीट करते समय बताएंगे, पहले हम इसे आसानी से देख ले रहे हैं। अब यहाँ से ये देखें तो दूसरा वाला रो है, तो इसे लिखेंगे A21। अब A21 अगर तो दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये वाला दूसरा रो ये पहला कॉलम, तो बचा कितना 3। अब ये देखें तो यहाँ से लिखेंगे A22, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये दूसरा रो ये दूसरा कॉलम, तो बचा कितना 2। ये हमने ज्ञात कर लिया आसान तरीके से, लेकिन अभी ये जो हमने ज्ञात किया है ये हमारा सहगुणनखंड अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अब देखें तो सहगुणनखंड के लिए हमारा फार्मूला होता है, यहाँ पे साइड में देख लेते हैं। सहगुणनखंड के लिए या सहगुणनखंड या कह सकते हैं सहखंड के लिए होता है -1 पावर में r+c इंटू यहाँ पे होता है उपसारणिक, ये हमारा फार्मूला आता है। अभी यहाँ पे हमने माइनस प्लस का कुछ जिक्र ही नहीं किया, तो यहाँ पे माइनस प्लस का जिक्र हम इस अवयव के अनुसार करेंगे। तो यहाँ से जोड़ दें तो 1 और 1 क्या होगा 2, तो अगर यहाँ पे घात में 2 कर देंगे फार्मूले में, क्योंकि r+c तो r की वैल्यू 1 c की वैल्यू भी 1, 2 करेंगे तो यहाँ से माइनस हमारा हट जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो इसकी वैल्यू माइनस में है, तो ये हमारी माइनस, अगर यहाँ पे देखें तो माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस, हाँ माइनस ही है, तो यहाँ पे माइनस, ये जो -2 था, अब यहाँ पे माइनस जबकि यहाँ पे अगर रखेंगे तो यहाँ पे अगर वैल्यू को हम रख रहे हैं यहाँ पे -1 की पावर 2, तो 1 की पावर 2 रखेंगे तो यहाँ से माइनस हट जाएगा, जबकि उपसारणिक का मान हमारा -2 है, तो यहाँ से हमारा सहगुणनखंड जो आएगा -2 आएगा। अब यहाँ से देखें तो 2 और 1 3, तो घात विषम है, तो जब यहाँ पे विषम होगा तो माइनस आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पे देखें 2 और 1 3, तो ये भी घात विषम होगी, तो यहाँ -2 2 4, तो घात सम होगी, तो यहाँ प्लस में वैल्यू है तो प्लस में ही रहेगी। अब यहाँ से हमारा उपसारणिक निकल के आ गया। अब अगर इस उपसारणिक को हम क्रमबद्ध करेंगे तो इस उपसारणिक को एक नया नाम देंगे, जो है हमारा सहगुणनखंड निकल गया उपसारणिक के आधार से, तो इसे हम एक नया नाम देंगे। उस नया नाम अर्थात A है, तो यहाँ से हम इसे नया नाम क्या देंगे B। अब B बराबर इसे क्रमबद्ध करेंगे तो मैट्रिक्स के रूप में ही, तो -2 -5 और यहाँ -3 और यहाँ पे 2, इस तरह से हमने क्रमबद्ध कर दिया। अब यहाँ से ज्ञात करेंगे क्या हम एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि एडजॉइंट ए जो होता है हमारा, ये जो मैट्रिक्स हम ज्ञात करने सहगुणनखंड या सहखंड उसका परिवर्त होता है। तो यहाँ पर हमने B माना है, तो यहाँ से लिखेंगे B का परिवर्त, या इसे हम B' भी कहते हैं। तो परिवर्त क्या होता है कि रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देते हैं। तो यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर हमारा आ जाएगा, इसमें रो कॉलम को चेंज कर देंगे, तो ये हमारे रो के रूप में, तो इसे कॉलम बना देंगे -2 -5, और ये भी रो के रूप में, तो इसे कॉलम बना देंगे इस तरह से। अब हमने यहाँ पे बना दिया, एडजॉइंट ए निकल गया, और यहाँ पे सारणिक ए का मान हमने शुरू में ही ज्ञात कर लिया था। अब यहाँ से ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो यहाँ से रख देंगे फार्मूले को, तो ए इनवर्स बराबर 1/, सारणी के यहाँ पे इंटू एडजॉइंट ए, यही फार्मूला होता है। रख देंगे यहाँ पे मान, तो यहाँ से ए इनवर्स बराबर 1/, सारणी के की वैल्यू -19 आया था, -19। अब एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारी कितनी है -2 -3 -5 और यहाँ पे 2, इस तरह से एडजॉइंट ए की वैल्यू है। अब यहाँ पे देखें तो माइनस है, तो ये माइनस जो लिखा है नीचे, तो इस माइनस के हमारे कंडीशन होते हैं कि इस माइनस को चाहे नीचे लिखें चाहे ऊपर लिखें, या तो जो इक्वल का चिन्ह दिया इसके सम्मुख लिखें, तो ये माइनस इस पूरे के साथ माना जाएगा। तो इस माइनस का हम अंदर गुणा कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ए इनवर्स बराबर 1/19 हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस का अंदर गुणा किया, तो ये माइनस इसमें माइनस में होगा तो ये प्लस हो जाएगा, इस वाले माइनस में गुणा होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, इस वाले माइनस में गुणा होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इस तरह से आ जाएगा वैल्यू हमारा। अब अगर देखें तो 2 3 5 -2, तो क्या ये हमारे मैट्रिक्स दिए गए थे क्या? तो ये देखें तो जहाँ पे हमने ए माना था मैट्रिक्स के रूप में, यहाँ सारणी के रूप में, तो ये ए दिया गया था, तो ये मैट्रिक्स हमने जो दिया गया था उसी के आधार पर सारणी के माने थे। तो मैट्रिक्स देखे तो यहाँ पे क्या दिया गया था हमारा 2 3 5 -2, तो 2 3 5 -2 अर्थात यहाँ पे जो ए वैल्यू दी गई थी हमने इसे ए बराबर जैसा कि हमने माना है, तो हमने बताया था कि यहाँ ए बराबर इसे मानेंगे। अब इसे ए बराबर तो इसे सारणी के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो मान वही सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे सारणी का सिंबल लग जाएगा। तो क्या हमारा सॉल्व करने पे यही मान आया है क्या?
तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो सॉल्व करने पे हमारा जो ए दिया गया था वहाँ पे सेम वही मान आया है। तो क्या इसके स्थान पे हम ए रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स बराबर 1/19 ए, इस तरह से रख देंगे। तो ये रहा हमारा ए इनवर्स, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा दिया गया है 2 - 2 4 3। तो यहाँ पे इसे हम पहले ए बराबर मान लेंगे, जैसा कि यहाँ पे हमने मान लिया ए बराबर। अब इसे सारणिक रूप में परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ से हमने सारणिक ए बराबर, इसे सारणिक के रूप में वैल्यू ए को लिख दिया। अब यहाँ से सारणिक ए का मान ज्ञात करेंगे। तो सारणिक ए का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ से इसका तिर्यक गुणा होगा, 3 का 2 में गुणा होगा 6, फिर बीच में चिन्ह हमारा माइनस होता है माइनस, फिर 4 का -2 में गुणा होगा तो माइनस का 8 आएगा। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस का माइनस में गुणा होकर जैसा कि यहाँ पे लिखा गया प्लस हो जाएगा। तो 8 और 6 जोड़ देंगे तो बराबर क्या आ गया हमारा 14, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है। अर्थात जब सारणिक ए का मान 0 के बराबर नहीं आएगा तो ये हमारा जो मैट्रिक्स के रूप में दिया गया है, जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ये हमारा अस्तित्व में रहेगा। तब यहाँ से हम व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। यदि यहाँ पे सारणिक ए का मान 0 आ जाएगा तो हम व्युत्क्रम को नहीं ज्ञात कर सकते। तो यहाँ पे देखें तो सारणिक ए का मान हमारा 0 नहीं आया था, 0 से बड़ा या तो छोटा आ सकता है। तो यहाँ हमारा 0 से बड़ा आया है, तो ये हमारा क्या है अस्तित्व में होगा। तो यहाँ से हम व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। तो व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए पहले हम सहखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे सहखंड A11, यानी पहले वाले अवयव और पहले वाले कॉलम और पहले वाले रो कह सकते हैं। तो यहाँ से A11 लिखेंगे। तो फार्मूला हमें पता ही है कि हमारा फार्मूला क्या होता है, -1 पावर में r प्लस सी। तो यहाँ से होता है हमारा फार्मूला -1 पावर में r प्लस सी इंटू, अब कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या लिया है A11, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा A11, यहाँ पे स्मॉल वाला A11 होगा। ठीक, ओके, जैसा कि हमने समझा है यहाँ पे। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो अब हम यहाँ से A11 की वैल्यू डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेंगे। तो A11 बराबर हमारा आ जाएगा अब -1 r प्लस सी। तो जो इसमें पहला 1 होता है हमारा रो होता है और सेकेंड वाला जो 1 होता है ये हमारा कॉलम होता है। तो यहाँ से रो और कॉलम की वैल्यू हमारी 1 और 1 यहाँ रख देंगे तो 2 आएगा। तो जब घात हमारा सम हो गया तो यहाँ से माइनस मिलेगा नहीं। अब A11 वाली वैल्यू देखेंगे क्या है। तो A11 वाली वैल्यू देखने के लिए हमें इस वाले अवयव में पहले वाले रो को छोड़ना होगा, पहले वाले कॉलम को। तो बचा क्या हमारा 3 बचा, तो यहाँ से लिखेंगे 3। अब यहाँ से जो माइनस और यहाँ पे माइनस था तो 1 और 1 जोड़ दिया तो जो घात हमारा सम हो गया तो यहाँ से प्लस में आएगा। अब इसी तरह से हम A12 ज्ञात कर लेंगे। A12 बराबर, अब देखिए तो 2 और 1 क्या है 3, जो कि विषम है, तो यहाँ पे हमारा माइनस आ जाएगा। अब A12 वाली वैल्यू हमारी क्या होगी, तो यानी हमारा गुणनखंड सहगुणनखंड क्या होगा। तो देखिए तो पहला वाला रो है दूसरा वाला कॉलम, तो ये पहला रो ये दूसरा कॉलम, तो बचा क्या वैल्यू 4, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4। A12 ज्ञात कर लिया हमने। अब इसी तरह से A21 ज्ञात करेंगे। तो ये 2 मतलब दूसरा रो, 1 मतलब पहला कॉलम। तो दूसरा रो देखें तो ये वाला दूसरा रो है, ये पहला कॉलम। तो यहाँ से अवयव बचा कितना हमारा माइनस का 2। और यहाँ पे देखें तो रो और कॉलम तो 2 1 3, तो यहाँ पे 3 विषम है, तो यहाँ चिन्ह हमारा क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे अवयव हमारा क्या बचा था माइनस का 2। तो यहाँ से मल्टीपल कर देंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 2। इसी तरह से A22 ज्ञात कर लेंगे। तो A22 अगर लिखते हैं यहाँ पे तो दूसरा रो छोड़ना है, तो ये दूसरा रो और ये दूसरा कॉलम, तो बचा क्या हुआ हमारा 2। और देखें तो यहाँ पे 2 और 2 4, जो कि सम है, तो यहाँ हमारा माइनस आएगा नहीं, तो यहाँ पे अवयव हमारा क्या था 2। इस तरह से हमने सहगुणनखंड को ज्ञात कर लिया। अब इसे हम जब क्रमबद्ध करेंगे तो क्रमबद्ध मैट्रिक्स के रूप में करेंगे, न कि हम डिटर्मिनेंट यानी सारणिक के रूप में करेंगे। तो यहाँ एक इसे नया नाम देंगे, तो यहाँ पे हम इसे नाम दे रहे हैं B। तो यहाँ से B बराबर लिखेंगे। अब इसे मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे, उसी तरह क्रम से लिखेंगे जैसे हमने यहाँ पे ज्ञात किया है। तो यहाँ पे 3 -4 और ये 2 और ये 2। अब यहाँ से एडजॉइंट A ज्ञात करेंगे। तो एडजॉइंट A बराबर होता है क्या हमारा, तो B का परिवर्त। तो यहाँ से लिखेंगे एडजॉइंट A बराबर B का परिवर्त यानी B डैश कह सकते हैं। अब यहाँ से एडजॉइंट A ज्ञात कर लेते हैं। तो एडजॉइंट A बराबर, अब B का परिवर्त, तो B का परिवर्त यानी जो रो है उसे कॉलम और जो कॉलम है उसे रो बना देंगे। तो देखें तो रो के रूप में 3 -4 है, तो इसे कॉलम बना देंगे, तो 3 - 4। और यहाँ पे दूसरा रो है 2 2, तो इसे हम रो को कॉलम बना देंगे, तो ये 2 2। इस तरह से हमारा एडजॉइंट A ज्ञात हो गया। अब यहाँ से इन्वर्स ज्ञात करेंगे। तो हमारा फार्मूला होता है A इन्वर्स बराबर होता है
1 अपान सारणिक में a इंटू एडजॉइंट a, ये हमारा फार्मूला आता है। अब इसी फार्मूले पे हम रख के a इन्वर्स की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से a इन्वर्स बराबर, अब सारणिक का मान रखेंगे तो 1/, जैसा कि हमने देखा था सारणिक a का मान हमारा 14 आया था, तो यहाँ पे 14 रख देंगे। फिर यहाँ एडजॉइंट a की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 3 - 4 2 2, इस तरह से हमारा एडजॉइंट a की वैल्यू आई थी। अब यदि एडजॉइंट a की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी तो जो सारणिक a का मान है, सारणिक a का मान देखें तो बटे के रूप में है, तो इसका हम अंदर गुणा भी कर सकते हैं या तो हम इसी तरह से छोड़ सकते हैं। तो मैक्सिमम हमें ये ध्यान रखना है, तो ज़्यादातर वैल्यूज हमें इसी रूप में छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हम तभी भाग करते हैं जब इसमें डिवाइड करने लायक कुछ वैल्यूज हो। अगर देखें तो 14 से इसमें कोई भी वैल्यू डिवाइड नहीं होगी, तो मैक्सिमम हम इसी तरह से छोड़ देंगे। तो ये रहा हमारा a इन्वर्स, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 19, जो कि हमारे सामने दिख रहा है, दिया गया है। तो यहाँ से पहले इसे हम a बराबर मानेंगे। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि a बराबर, अब a बराबर इसे हमने मान लिया -2 -4 6 और ये 3। अब इसे हम सारणिक रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे सारणिक a बराबर, अब यहाँ से सारणिक का सिंबल देंगे तो -2 -4 और ये 6 और ये 3, इतना हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने कर लिया। अब यहाँ से सारणिक a का मान ज्ञात कर लेंगे। तो सारणिक a बराबर, अब सारणिक a, तो यहाँ से हम जानते हैं कि सारणिक अगर 2 कोट की है तो 2 कोट के सारणिक हम बहुत आसानी से ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हम दाहिने तरफ से गुणा करते हैं तिर्यक और इसमें से बाएं तरफ का गुणा करके घटा देते हैं। तो 3 का -2 में गुणा करेंगे तो -6 आएगा, और घटाते हैं तो यहाँ बीच में माइनस होगा। -4 का 6 में गुणा करेंगे तो -24 आ जाएगा, इस तरह से। अब यहाँ से -6, अब ये ब्रैकेट हटेगा तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ब्रैकेट हटेगा तो माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 जो 24 था हमारा 24, अब यहाँ से घटा देंगे तो 24 में से अगर हम 6 घटा दें, नंबर 19 हमारा ये दिया गया है 2 - 1 5 6। तो इसे हम पहले मान लेंगे a बराबर, तो यहाँ से हमने मान लिया a बराबर 2 5 - 1 6। अब इसे सारणिक के रूप में परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे सारणिक a बराबर, इसे सारणिक में रखेंगे 2 - 1 5 6, इस तरह से सारणिक के रूप में रख दिया। अब यहाँ से सारणिक a की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे सारणिक a बराबर, अब यहाँ से दाहिने तरफ से तिर्यक मल्टीपल करके बाएं वाले का तिर्यक मल्टीपल के घटा देंगे, मल्टीपल करके घटा देंगे। तो 6 दूनी की यहाँ से 12, अब यहाँ से घटाएंगे तो -5 का -1 में गुणा होगा तो -5 आएगा। अब यहाँ से ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस हो जाएगा। तो 12 5 यहाँ से क्या आ गया 17, जो कि डज नॉट इक्वल है किसके, 0 के, अर्थात ये जो हमारा मैट्रिक्स दिया गया है ये हमारा अस्तित्व में है। अब यहाँ से a इन्वर्स ज्ञात करेंगे। तो a इन्वर्स ज्ञात करने के लिए हमें सहखंड की ज़रूरत पड़ती है और सखंडज अवयव की। तो सखंडज अवयव ज्ञात करने के लिए हमें सहखंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ से सहखंड ज्ञात करेंगे। तो सहखंड को कैपिटल से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से हमने कैपिटल A11 ले लिया। अब कैपिटल A11, तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो 1 1 2 जो कि सम है तो हमारा प्लस में ही वैल्यू आएगा। तो यहाँ से इस वाले रो को पहले वाले यहाँ पे 1 1 का मतलब पहला रो छूट गया और ये पहला कॉलम, तो बचा कितना 6, तो यहाँ से 6 लिख दिया। अब इसी तरह से A12 लिख लेंगे। तो A12 का मतलब है कि पहला वाला रो और दूसरा वाला कॉलम। तो जब पहला वाला रो और दूसरा वाला कॉलम, तो ये हमारा रहा पहला वाला रो, ये दूसरा कॉलम, ये दूसरा कॉलम, सॉरी ये रहा, ये पहला रो ये दूसरा कॉलम। तो पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो बचा कितना 5 बचा। अब देखिए तो यहाँ पे 2 और 1 कितना 3, जो कि विषम है, तो हमारा चिन्ह क्या आ जाएगा -5। अब इसी तरह से A21 ज्ञात करेंगे। A21, अब A21 अगर ज्ञात कर लेते हैं तो दूसरा रो छोड़ना है और पहला कॉलम। तो जब ये दूसरा वाला रो है हमारा, तो ये दूसरा वाला रो छोड़ दिया, पहला वाला कॉलम, तो बचा कितना -1। और यहाँ पे देखिए तो 2 और 1 3 क्या है, विषम है, तो यहाँ पे चिन्ह क्या आएगा माइनस, और यहाँ पे अवयव हमारा बचा क्या था -1। तो माइनस का माइनस में गुणा होकर क्या हो जाएगा +1। अब इसी तरह से A22 ज्ञात कर लेंगे। तो A22 बराबर, अब A22 अगर लिख रहे हैं तो यहाँ पे A22 तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ बचा कितना हमारा 2, और 2 और 2 जोड़े तो सम है, तो यहाँ पे हमारा प्लस में ही आएगा। अब इस मैट्रिक्स को हम कॉलम जो है हमारे ये कॉलम या रो के रूप में जो भी हमने लिया, अब इसे हम क्रमबद्ध करेंगे। तो यहाँ से नया अवयव नाम देंगे तो B बराबर, अब इसे हम क्रमबद्ध कर रहे हैं मैट्रिक्स के रूप में, तो हम जैसा अवयव को हमने लिया था उसी तरह से क्रमबद्ध करेंगे। A11, अब A12 वाला अवयव, अब A21 वाला अवयव,
1 और ए 2 2 वाला अवयव 2। इस तरह से आ गया हमारा। अब यहाँ से एडजॉइंट ए ज्ञात कर लेंगे। तो एडजॉइंट ए बराबर होता है बी का परिवर्त। तो यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर कह सकते हैं कि बी डैश यानी बी का परिवर्त। तो रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो। अब यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर आ जाएगा, एडजॉइंट ए हमारा कितना आ गया 6 1 -5 2, क्योंकि ये रो के रूप में था तो इसे हमने कॉलम बना दिया और ये रो था इसे भी हमने कॉलम बना दिया। अब यहाँ से एडजॉइंट ए हमें निकल के आ गया, कितना आएगा हमें पता चल गया। अब यहाँ से ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो ए इनवर्स बराबर 1/साइडिक में ए इनटू में एडजॉइंट ए। अब इसी में वैल्यू को रख देंगे। तो ए इनवर्स बराबर 1 / एडजॉइंट ए का मान हमारा आया था, पता है हमें कि 17 आया था। अब यहाँ पे अब देखिए साइडिक ए का मान 17 आया था। अब यहाँ पे एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारी कितनी है 6 1 -5 और 2। इस तरह से हमारा एडजॉइंट ए आ गया। यहाँ से हमारा ए इनवर्स का मान इतना आया, जो रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 20 और 21 को भी सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नंबर 20 और 21 दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और 21 जो क्वेश्चन दिए गए हैं सेम इसी प्रोसेस के अनुसार इसी तरह से सॉल्व होंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।